नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, बी पार्ट में 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस और सी में कह रहे हैं कि 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये तीन हमें फोर्सेस दी गई हैं और इनकी डायरेक्शन भी बता दी गई है, कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में है। इन फोर्सेस को ऐड करके हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिनोट करेंगे हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन में दी गई हैं। तो फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास, इसको हमने डिनोट किया F1 से, इज इक्वल टू 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। नेक्स्ट अगली वैल्यू हमारे पास है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, तो इसको हम डिनोट करेंगे F2 से। तो ये आगे हमारे पास सेकंड फोर्स F2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। अब थर्ड फोर्स है हमारे पास 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसको हम डिनोट करेंगे F3 से। तो थर्ड फोर्स को भी हमने डिनोट कर लिया, F3 इज इक्वल टू 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड में क्या है। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स, इसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल F से, और इसके लिए अब फार्मूला हम कौन सा यूज़ करना है अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं F1 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस और F3 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी ये दो फोर्सेस हैं जो कि एक ही एक्सिस पर मौजूद हैं, लेकिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो दूसरी उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इन फोर्सेस को हम सम अप करके एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे एक सूटेबल फार्मूला जिससे हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इन फोर्सेस का सम अप करेंगे। तो यहाँ पर हमने किया है F4 इज इक्वल टू F1 प्लस F3, क्योंकि F1 फोर्स भी एक्स एक्सिस के अलोंग है और F3 फोर्स भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम इनको सम अप करके एक नई रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे जिसको हमने नाम दिया F4 का। तो F4 हमारे पास इक्वल आ गया 10 न्यूटन प्लस -4 न्यूटन। यहाँ पर माइनस का साइन सिर्फ ये शो करने के लिए इस्तेमाल किया गया कि ये ओपोजिट यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो F4 इक्वल टू आ गया 10 माइनस 4, और जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास F4 की वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन। तो ये वो फोर्स है जो इनका डिफरेंस लेने से हमें मिली है और इसकी डायरेक्शन अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस वाली फोर्स और दूसरी हमारे पास वाई एक्सिस फोर्स पहले से दी गई है। अब हम इन पर लगाएंगे इनका रिजल्टेंट वाला फार्मूला। तो रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इनटू F2 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर। यहाँ पर हम पुट करेंगे इनकी वैल्यूज़। F2 भी हमारे पास 6 न्यूटन था, F4 भी अभी हमने फाइंड किया, वो भी 6 न्यूटन ही आया है। तो अब लिया जाएगा इनका स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 प्लस 36, और इनको ऐड करने से हमारे पास फाइनल आंसर आया है F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 72। अब लेंगे हम इनका स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है F इज इक्वल टू 8.48 न्यूटन। ये आंसर भी हमारा ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया गया उसके लिए हम इसको ज़रा राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया F इज इक्वल टू 8.5 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट आगे हम फाइंड आउट करेंगे इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स Fy ओवर Fx। अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले वैल्यूज़। Fy हमारे पास वही है, वो फोर्स जो Fy के अलोंग थी यानी वाई एक्सिस के अलोंग थी, और Fx की जगह हम यूज़ करेंगे वो फोर्स जो हमने F4 के नाम से फाइंड आउट की थी यानी 6 न्यूटन। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास रिलेशन आ गया थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 6/6। तो ये 6 और 6 आपस में कट जाएंगे
तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ ओनली 1। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू 1। आप कैलकुलेटर से देखेंगे टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आती है। 1 का टेंजेंट इनवर्स लेने से हमारे पास आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है वो 45 डिग्री का एंगल बनाकर 45 के एंगल की डायरेक्शन में अमल कर रही है। और यही हमारा था लास्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो एक फोर्स है जिसकी वैल्यू में दी गई है 50 न्यूटन और ये एंगल बना रही है 30 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ। हमने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यानी एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम डिनोट करेंगे गिवन सेक्शन में जो वैल्यूज़ हमें स्टेटमेंट में दे दी गई हैं। तो फर्स्ट वैल्यू में दी गई है 50 न्यूटन, यानी एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो नेक्स्ट वैल्यू थी हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम देखते हैं रिक्वायर्ड में। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास एफ एक्स यानी इस फोर्स का एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स और डिनोट करते हैं पहले इसका फार्मूला। तो एफ एक्स फाइंड करने का यानी एक्स कंपोनेंट फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो पुट करेंगे इसमें वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है एफ एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू कॉस 30। अब हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे कॉस 30 की वैल्यू और उसको पुट कर देंगे इसकी जगह पर। तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.866 और अगले स्टेप में हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल यानी एफ एक्स कंपोनेंट का आंसर 43.3 न्यूटन। अब हम फाइंड करेंगे एफ वाई कंपोनेंट। तो एफ वाई फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है एफ साइन थीटा। इस फार्मूले में पुट करेंगे हम वैल्यूज़ और ये हमने पुट कर दी इसमें वैल्यूज़। एफ़ की जगह 50, साइन थीटा यानी थीटा की जगह वैल्यू लगाई हमने 30 डिग्री। और अब हम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर से साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 की कैलकुलेटर वैल्यू हमारे पास है 0.5। इसको 1/2 भी लिखा जा सकता है, तो 1/2 लिख लें या 0.5 लिख लें, एक ही चीज़ है। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो आ जाएगा हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट का आंसर। तो ये आ गया हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट 25 न्यूटन और यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि एक फोर्स है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ना ही उसकी डायरेक्शन का पता है, लेकिन हमें ये वैल्यू दे दी गई है कि इस फोर्स के जो एक्स कंपोनेंट है उसकी वैल्यू 12 न्यूटन है और वाई कंपोनेंट की वैल्यू 5 न्यूटन है। यानी पहले हम फोर्स को रिजॉल्व करते थे इसके एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट में। अब यहाँ पर हमें एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स दे दिए गए हैं और इनको इस्तेमाल करके हमने और एक एक्चुअल फोर्स यानी ओरिजिनल फोर्स फाइंड आउट करनी है और उस फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो डिनोट करेंगे सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ में, जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं इनको हम हाईलाइट करेंगे गिवन सेक्शन में। तो फर्स्ट वैल्यू हमें दी गई थी एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन, यानी हमने इसको डिनोट कर दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन। नेक्स्ट अगली वैल्यू थी हमारे पास एफ वाई इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब हम देखेंगे रिक्वायर्ड में कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैपिटल एफ, ये हमने फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसको हमने डिनोट किया थीटा से, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फोर्स, फिर हम फाइंड करेंगे इसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर ओवर इंटू स्क्वेयर रूट। तो इस फार्मूले में हम एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इनका स्क्वेयर लिया जाएगा और फिर ऐड करके फाइनल आंसर। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद और इनका स्क्वेयर ओपन करने के बाद हमारे पास आ गया एफ इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 144 प्लस 25।
अब हम करेंगे इनको ऐड और फिर लेंगे इनका स्क्वायर रूट। ऐड करने से हमारे पास आ गया f इजिकल टू स्क्वायर रूट 169, और जब हम इस 169 का ले लेंगे स्क्वायर रूट तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 13 न्यूटन। तो इस तरह हमने फोर्स फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे इस फोर्स की डायरेक्शन, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे डायरेक्शन का फार्मूला, यानी थीटा इजिकल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला टू फाइंड द डायरेक्शन, थीटा इजिकल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब हम पुट करते हैं इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरह की बन गई, थीटा इजिकल टू टेंजेंट इनवर्स 5/12। तो अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 12 से, और जो भी वैल्यू आएगी उसका लेंगे अब टेंजेंट इनवर्स। तो जब 5 को 12 पर डिवाइड किया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 0.4166, और इसका हम लेंगे टेंजेंट इनवर्स तो हमें मिल जाएगी डायरेक्शन, यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो टेंजेंट इनवर्स लेने के बाद हमारे पास थीटा की वैल्यू आ रही है 22.6 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और यही हमारी फोर्स की डायरेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 cm from a nut. Find the torque produced by the force. तो इस क्वेश्चन में बताया गया कि एक फोर्स है जो कि 100 न्यूटन है, और इस फोर्स से एक नट को टाइट किया जा रहा है, और नट को टाइट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो आला इस्तेमाल होता है, स्पेनर दूसरे, जिसको आम को लोकल लैंग्वेज में रेंच वगैरह भी कहा जाता है, ताकि स्टूडेंट्स ज़रा अच्छी तरह समझ लें कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्पेनर का नाम दिया गया है। तो इस स्पेनर का, यानी वो पॉइंट जहाँ से हम इसको पकड़ कर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस पॉइंट का और नट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। तो इस फोर्स को लगाने से ज़ाहिर ही बात है स्पेनर जो है किसी ख़ास डायरेक्शन में, लेफ़्ट या राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये एक सेंटर पॉइंट के गिर्द मूव करेगा। तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा टार्क, उस टार्क को हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन सेक्शन में सबसे पहले हम उन वैल्यूज़ को नोट करेंगे जो हमें इस स्टेटमेंट में दी गई हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सेकेंड वैल्यू हमारे पास डिस्टेंस और मूवमेंट आर्म। डिस्टेंस और मूवमेंट आर्म बेसिकली दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अप्लाइड फोर्स और सेंटर ऑफ मूवमेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मूवमेंट आर्म कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एल से, और यहाँ पर कैपिटल एल की हमें वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इस 10 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसके स्टैंडर्ड यूनिट यानी मीटर में, और किसी भी सेंटीमीटर वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड किया जाता है 100 से। तो हम भी यहाँ पर इस 10 को डिवाइड करेंगे 100 से। तो जब हम इस 10 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है L इज इक्वल टू 0.1 मीटर। अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है इन मीटर। तो अब देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायर्ड सेक्शन में क्या कुछ है, या रिक्वायर्ड में हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास है टॉर्क यानी टॉ, ये इसकी नोटेशन है, ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूले में हम डिनोट करेंगे इसका सूटेबल फार्मूला। तो टॉर्क फाइंड टन का फार्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। हम पुट करेंगे इस फार्मूले में वैल्यूज़। तो टॉ इज इक्वल टू 100 इंटू 0.1 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो मल्टीप्लाई करने से 10 न्यूटन मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। A force is acting on a body making an angle of 30 degree with the horizontal. The horizontal component of force is 20 Newton. Find the force. तो एक फोर्स है जो कि 30 डिग्री के एंगल पर अप्लाई की जा रही है, और इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है 20 न्यूटन। हमने उस फोर्स को फाइंड आउट करना है जिसका ये कंपोनेंट है। तो गिवन सेक्शन में सबसे पहले हम डिनोट करेंगे वो वैल्यूज़ जो हमें स्टेटमेंट में दे दी गई हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमें दी गई है एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट अगली वैल्यू
जिसमें बताया गया था हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी Fx कंपोनेंट वो है 20 न्यूटन। फोर्स को फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं Fx की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन है और एंगल थीटा इज इक्वल टू है 30 डिग्री। तो बेसिकली जो ओरिजिनल हमारे पास फार्मूला है Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। cos थीटा इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो फोर्स है यहाँ पर वो इसका एक्स कंपोनेंट दिया गया है, तो उसके एक्स एक्सिस के लिए हमेशा cos थीटा इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने फाइंड आउट करना है सिर्फ फोर्स को। तो इस फार्मूले को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज करेंगे। तो फार्मूले की फॉर्म चेंज करने के बाद हमारे पास आ रहा है Fx ओवर cos थीटा इज इक्वल टू F, या हम इसको इनकी साइड्स को चेंज करके कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू Fx ओवर cos थीटा। और अब हम पुट करेंगे यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ ताकि हम फाइंड आउट कर सकें अपना रिक्वायर्ड आंसर। ये हमने पुट कर दी इसमें वैल्यूज़। नेक्स्ट अब हम देखेंगे cos 30 की कैलकुलेटर से हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो cos 30 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.866। अब हम इनको डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 0.866। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है इक्वल टू 23.1 न्यूटन, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में बताया गया कि गाड़ी है जिसका स्टीयरिंग जो है उसका रेडियस है 16 सेंटीमीटर और उस स्टीयरिंग पर एक कपल की शक्ल में फोर्स अप्लाई की जा रही है और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन, और फाइंड आउट हमने करना है टॉर्क। तो इससे पहले कि हम इसकी कुछ वैल्यूज़ को हाईलाइट करें, तो पहले एक छोटी सी डायग्राम से हम सिचुएशन को समझते हैं कि हमें क्या वैल्यूज़ दी गई और उसको हमने किस अंदाज में या किस हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो एक सर्कल हमने ड्रा किया है ये हमारा सर्कल है स्टीयरिंग सर्कल। स्टीयरिंग अब गाड़ी जो है, कार है, कोई बस है, कोई ट्रक है, उसका स्टीयरिंग गोल शेप में ही होता है। तो यहाँ पर इसका सेंटर में जो ब्लैक डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका सेंटर, यहाँ जहाँ से इसको हमने शाफ्ट के साथ ज्वाइंट किया होता है। अब यहाँ से इस डॉट से लेफ़्ट या राइट साइड की जो एक लाइन वर्टिकल शो हो रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस सर्कल के रेडियस को। तो हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इस सेंटर पॉइंट से एक साइड का जो डिस्टेंस है ये है इसका रेडियस। तो जो डिस्टेंस इसका यहाँ पर है वही डिस्टेंस इसका यहाँ पर, इट मीन्स ये भी रेडियस की ही एक वैल्यू है। और बाउंड्री के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस यानी टोटल लेंथ बनती है, इस लेंथ को हम कहते हैं डायामीटर। तो बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें दिया गया सिर्फ रेडियस यानी 16 सेंटीमीटर। अगर ये भी 16 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स फिर ये भी 16 सेंटीमीटर ही होगा। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2r32। तो हमारे पास आ जाता है 2r इज इक्वल टू 32, यानी पॉइंट लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास टोटल इस फॉर्म में आ जाएगा। अब स्टीयरिंग को मूव करना हो, चलाना हो, तो हमें एक फोर्स लगानी पड़ती है डाउनवर्ड और एक लगानी पड़ती है अपवर्ड। तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर बनाती हैं कपल फोर्स। दोनों फोर्सेस हर लिहाज से मैग्नीट्यूड के लिहाज से इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से ही ऑपोजिट होंगे। एक फोर्स अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है तो दूसरी फोर्स अपवर्ड मूव करेगी। तो इसको ज़रा हम प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि जो चीज़ हमने डिफ़ाइन करनी है वो क्या है। ये हमारा पॉइंट ए, यहाँ पर फोर्स जा रही है हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में,
और इसके बिल्कुल अपोजिट हमारा है पॉइंट बी और यहाँ पर फोर्स आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे कि अभी पहले जिक्र किया था कि स्टीयरिंग को मूव करने के लिए दोनों साइड्स पर हमें बराबर मिकदार में फोर्स लगानी पड़ती है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क आ जाता है। तो ये दोनों फोर्सेस एट अ टाइम अप्लाई हो रही हैं और सेम लाइन में अप्लाई हो रही हैं, तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर बना रही हैं कपल। तो अब हम डिनोट करेंगे इस स्टेटमेंट में हमें जो मज़ीद दूसरी वैल्यूज़ दी गई हैं वो क्या क्या हैं। तो पहली वैल्यू जो हमें दी गई थी वो था कपल फोर्स F इजिकल टू 15 न्यूटन। दूसरी जो वैल्यू हमारे पास है वो है हमारे पास रेडियस 16 सेंटीमीटर। और रेडियस जो है ये बेसिकली सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक का दरमियानी डिस्टेंस होता है, लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए A टू B। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई रेडियस ऑफ स्टीयरिंग व्हील R इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगली वैल्यू जो मैं स्टेटमेंट में तो नहीं दी हुई लेकिन हमने उसको खुद से डिफाइन करना है। तो नेक्स्ट जो वैल्यू हमारे पास है वो है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB और ये इक्वल टू है R प्लस R, यानी सेंटर पॉइंट से एक तरफ का फासला और सेंटर पॉइंट से दूसरी तरफ का फासला, यानी R प्लस R रेडियस को ऐड कर लेंगे हम यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर प्लस 16। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर, और इनको ऐड जब करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर वंस अगेन लेंथ का बेसिक यूनिट हमारे पास होता है मीटर, तो इस सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है इन मीटर, और इसके लिए हम इसको 32 को डिवाइड करेंगे 100 से। तो 32 को 100 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.32 मीटर। तो ये हमने डिस्टेंस को कन्वर्ट कर लिया इन मीटर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है। तो रिक्वायर्ड में हमारे पास है टॉर्क, यानी टॉर्क हमने फाइंड करना है, और अब हम डिनोट करेंगे इसका प्रॉपर फार्मूला। तो टॉर्क फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे इसकी वैल्यूज़। तो फोर्स हमारे पास थी 50 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी हमने फाइंड किया था 0.32 मीटर्स। तो कैलकुलेटर से जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया टॉ इज इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। Question number 7. A picture frame is hanging by two vertical strings. The tension in the strings are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. तो इस क्वेश्चन में बताया गया कि एक पिक्चर है जो फ्रेम में कवर की गई है और उसको हमने दीवार में एक कील लगाकर उसके साथ लटकाया हुआ है। और लाजिम बात है कि जो पिक्चर्स वगैरह इस तरह लटकाई जाती हैं तो उसके लेफ़्ट और राइट साइड पर एक डोरी से बांधकर सेंटर पॉइंट जो है डोरी का वो उस कील के साथ लटका दिया जाता है। तो उस फ्रेम पर अब कुछ दो अंदाज में फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। उसका पिक्चर फ्रेम का वेट जो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, और साइडों पर जो स्ट्रिंग बंधी हुई है उसकी टेंशन उसको ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वेट और टेंशन दोनों इक्वल वैल्यूज़ में होंगी, यानी सम ऑफ टेंशन इक्वल हो जाएगा वेट। ये तो हमारा हो गया सिचुएशन के मुताबिक जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं और बताया गया है। अब हम ज़रा इसको भी थोड़ा सा ग्राफिकली डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की सिचुएशन को समझते हैं। फ़र्ज़ कर लिया कि ये हमारे पास है हमारा पिक्चर फ्रेम, जिसको हमने दोनों साइडों से डोरियां बांधकर या स्ट्रिंग्स बांधकर इस कील की मदद से लटकाया हुआ है। अब थोड़ा सा ये डिसबैलेंस है, एक तरफ टेंशन की फोर्स हमारे पास आ रही है 3.8 और एक तरफ टेंशन फोर्स हमारे पास है 4.8। इस पिक्चर का जो फ्रेम का जो वज़न है वो हमारे पास है W, जो कि डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है, जबकि इन डोरी की टेंशन ने इसको ऊपर की तरफ सपोर्ट किया हुआ है, यानी ऊपर की तरफ उठा के रखा हुआ है। हमने फाइंड आउट करना है कि ये टोटल टेंशन
जो है जो यहाँ पर अप्लाई हो रही है ये कितनी वैल्यूज़ में आती है। तो सबसे पहले हम गिवन में देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, उसके बाद फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास थी टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है फ़र्क दिखाने के लिए T1 = 3.8 न्यूटन। तो नेक्स्ट अगली वैल्यू हमारे पास है टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग, इसको हमने रिप्रेजेंट किया T2 से और ये है इक्वल टू 4.4 न्यूटन। अब हम देखते हैं रिक्वायर्ड वैल्यूज़। तो रिक्वायर्ड हमारे पास है फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, तो हमने इस पिक्चर फ्रेम के वेट को फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड हमारे पास है वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम W, ये हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला सेक्शन में हम देखेंगे इसके लिए प्रॉपर हमारा एक सूटेबल फार्मूला। तो वेट और टेंशन दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन वाली सिचुएशन बनती है। तो इट मीन्स तो W = T1 + T2। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने और इनको ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया W = 8.2 न्यूटन, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 2 blocks of messages 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings as shown। तो क्योंकि यहाँ पर एज शोन है तो हमने उस मुकम्मल डायग्राम को भी यहाँ पर ड्रॉ किया है कुछ वैल्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, तो हर स्ट्रिंग में हमने टेंशन को फाइंड आउट करना है। सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह है कि ये हमारे पास एक स्पोर्ट है जिसके साथ हमने पहले एक 5 kg वेट की कोई मैच लटकाई गई है, उसके साथ मज़ीद नीचे एक स्ट्रिंग और बांधी है और उसके साथ एक और मैच जिसकी वैल्यू 3 kg है उसको लटकाया हुआ है। तो डेफिनेटली इन दोनों मैसेज के जो वेट्स हैं वो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ऐसे डाउनवर्ड पुल करेंगे, जबकि टेंशन T1 और टेंशन T2 इनको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। तो हमने इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन अलग-अलग फाइंड आउट करके देनी है कि T1 क्या है और T2 की वैल्यू क्या है। अब अलग-अलग इसलिए है कि जो मैस जिसका वेट ज़्यादा है उसकी ज़ाहिर बात है उसकी स्ट्रिंग में टेंशन भी ज़्यादा होगी, और जिसका वेट कम है उसकी स्ट्रिंग में टेंशन भी कम होगी। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे T1 वैल्यू, फिर हम फाइंड आउट करेंगे T2 वैल्यू। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास मैस ऑफ ब्लॉक A = 5 kg, सेकेंड वैल्यू हमारे पास है मैस ऑफ ब्लॉक B = 3 kg, और एक और वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जो कि स्टेटमेंट में तो हाईलाइट नहीं की गई लेकिन हमें खुद से पता होना चाहिए। तो थर्ड वैल्यू हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 10 मीटर/सेकंड। अब हम देखते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ क्या हैं। तो रिक्वायर्ड सेक्शन में हमारा था टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, इसको हमने डिनोट किया है T1 से। सेकंड रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास था टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग, इसको रिप्रेजेंट किया हमने T2 से। अब हम देखेंगे कि इसके लिए हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो टेंशन T1 फाइंड करने के लिए हमारे पास सूटेबल फार्मूला है T1 = m1g। अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले में वैल्यूज़। तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है T1 = 30 न्यूटन। अब बॉडी 2 के लिए हम इसी फार्मूले को दोबारा यूज़ करेंगे T2 की फॉर्म में। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है T2 = m2g। सेम इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करने और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन, जबकि हमने फाइंड आउट करनी थी टोटल टेंशन। तो टोटल टेंशन फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास T1 + T2, यानी दोनों जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल टोटल टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो 30 + 50 करने से हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 80 न्यूटन, और यही हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, a nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. What length
of a spanner is required to lessen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक स्पेनर है। अब ये स्पेनर क्या होता है, इसकी डायग्राम यहाँ पर हमने हाईलाइट की है। और इस स्पेनर की मदद से एक नट को 200 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए टाइट किया गया, जबकि नट और फोर्स अप्लाइड पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस था वो था 10 सेंटीमीटर। अब इसी नट को हमने लूज करना है, लेकिन फोर्स हमने कम कर दी है 150 न्यूटन। तो स्पेनर के ज़रिए किसी भी नट को टाइट या लूज करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है एप्लीकेशन पॉइंट और फोर्स पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस पर। डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स हमें उतनी ज़्यादा लगानी पड़ती है, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है फोर्स हमें उतनी ही कम लगानी पड़ती है। तो पहले जब हमने फोर्स 200 लगाई तो डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर। अब हम फोर्स की मिकदार को कम करना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स हमें डिस्टेंस जो पहले 10 सेंटीमीटर था अब इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो नया डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है कि वो कितना होगा। तो ये बेसिकली हमारे क्वेश्चन की सिचुएशन है। अब इसके मुताबिक हम पहले गिवन वैल्यूज़ को हाईलाइट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें दी गई है, फोर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन F1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन। तो नट को टाइट करते हुए जो फोर्स लगाई जाती है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होती है, जबकि नट को ओपन करना हो तो यही फोर्स ओपोजिट डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ती है। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास जो है वो है लेंथ ऑफ स्पेनर यानी L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हमें दी गई है इन सेंटीमीटर और इसको हमने कन्वर्ट करना है इन मीटर। जैसे गुज़िश्ता पिछले क्वेश्चन में हम करते आए हैं कि सेंटीमीटर वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करना होता है 100 से। तो अब हम इसको भी डिवाइड करेंगे 100 से। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास लेंथ ऑफ स्पेनर L1 आ गई 0.1 मीटर। नेक्स्ट अगली वैल्यू हमारे पास है फोर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास अगली वैल्यू है फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हमने रिप्रेजेंट किया F2 से और ये है 150 न्यूटन, यानी ये वो फोर्स है जिसे उस नट को लूज़ किया जाएगा यानी ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा। तो चलते हैं रिक्वायर्ड वैल्यू सेक्शन में। तो रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास है लेंथ ऑफ स्पेनर L2, ये हमने फाइंड आउट करनी है और इसके लिए अब हम यूज़ करेंगे एक सूटेबल फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास बनती है उसको हम हाईलाइट करते हैं। तो इसी फार्मूले की मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास बन गई F1 मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई L2। हमने फाइंड आउट करना है L2 को, तो हम इस फार्मूले की फॉर्म को कुछ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करेंगे। तो अपनी L2 फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूले के कुछ फॉर्म इस तरह की बन जाती है। अब हम पुट करते हैं इसमें वैल्यूज़ और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया L2 इज इक्वल टू 0.133 मीटर। ये वैल्यू हमें मिल गई है मीटर में, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी वो थी सेंटीमीटर। तो इसको हमने मीटर से कन्वर्ट करना है इन सेंटीमीटर। तो वही प्रोसेस जो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया था, अब आप इसको कर देंगे ओपोजिट, यानी 0.133 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इन सेंटीमीटर। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद L2 आ गया 13.3 सेंटीमीटर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 है, A block of mass 100 kg is suspended at a distance of 20 cm from the center of a uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट और उसकी सिचुएशन को समझते हैं कि हमें क्या वैल्यूज़ दी गई हैं और क्या हमने फाइंड आउट करना है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। ये हमारे पास एक
लॉन्ग बार है और इसके सेंटर में एक पॉइंट सी है जहाँ पर हमने इसको बैलेंस किया हुआ है। इसके एक साइड पर 10 kg का वेट लटकाया गया है पॉइंट ए। अब ये सेंटर में इसलिए ऐसे कि एक इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1 मीटर है, और अगर 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो इस मीटर रॉड को बैलेंस करने के लिए जाहिर बात हमें इसको सेंटर पर फोकस करना पड़ेगा, यानी हमारे एक साइड पर लेंथ आ गई 50 सेंटीमीटर, दूसरी साइड पर भी लेंथ आ गई 50 सेंटीमीटर, लेकिन हमने इस लोड को लटकाया है सेंटर पॉइंट से ओनली 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और अब दूसरी तरफ हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर, और हमने देखना है यहाँ पर कितनी फोर्स अप्लाई की जाए कि ये जो वेट है ये बैलेंस फॉर्म में आ जाए। तो ये हमारा असल क्वेश्चन। तो चलते हैं पहले कैलकुलेशन वैल्यूज़ की तरफ। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमें इस न्यूमेरिकल में दी गई है, लेंथ ऑफ रॉड इक्वल 1 मीटर, और यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगली वैल्यू हमारे पास है मैस ब्लॉक m 10 kg। इस मैस को हम कन्वर्ट करेंगे वेट में। तो किसी भी मैस को उसके वेट में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि मैस को मल्टीप्लाई कर दें वैल्यू ऑफ g से। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। तो मैस को वैल्यू ऑफ g 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 100 न्यूटन। तो नेक्स्ट अगली वैल्यू हमारे पास थी डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द सेंटर ऑफ रॉड, यानी AC जो हमारा मैस है वो सेंटर पॉइंट से 20 सेंटीमीटर के फासले पे है। तो इस वैल्यू को हमने अब कन्वर्ट करना है इन मीटर। तो किसी भी सेंटीमीटर वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है 100 से। तो यहाँ पर हमने 20 को डिवाइड किया है 100 से, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 0.2। इसके बाद अगली वैल्यू थी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ रॉड BC, यानी सेंटर पॉइंट से वो पॉइंट जहाँ पर हमने फोर्स को अप्लाई करना है, तो वो डिस्टेंस हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह इसको भी हमने कन्वर्ट करना है इन मीटर। तो मीटर को और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है 0.5 मीटर। तो फोर्स फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस BC इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई डिस्टेंस AC। तो हमें क्योंकि फोर्स चाहिए तो हम फोर्स को साथ जो BC मल्टीप्लाई हो रहा है इसको लेके जाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ, तो वहाँ पर जाके हुई हो जाएगा डिवाइड। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक यानी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इस फार्मूले की फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो फार्मूले की अरेंजमेंट चेंज करने के बाद हमारे पास इसकी फॉर्म कुछ इस तरह आ गई F = W क्रॉस AC ओवर BC। तो BC जो इस तरफ था इक्वल को इस तरफ जाके हो गया डिवाइड। अब हम पुट करेंगे इस फार्मूले में वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करने मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 40 न्यूटन, और यही हमारी रिक्वायर्ड फोर्स थी।